तो दोस्तों आज शुरू करते हैं एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1। ये साइंस का है। न्यू एनसीईआरटी बुक जो क्लास 10th की आपकी है उसका पहला चैप्टर है और चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए, जब कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, रंग का परिवर्तन होता है, अवस्था का परिवर्तन होता है और तापमान का परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं? रासायनिक अभिक्रिया ये होती है, एक तो होती है संयोजन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। एक होती है वियोजन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। एक होती है विस्थापन अभिक्रिया, एक होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको, और एक होती है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। जैसे ही कोई समीकरण होती है उसको हम संतुलित समीकरण कैसे करते हैं, 2mg + O2, तो ये हो जाएगा 2mgO। अगर ऊर्जा अवशोषित हो रही तो ऊष्मा शोषित है, और ऊर्जा अगर बाहर निकल रही तो वो क्या है, ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। जब कोई समीकरण संतुलित करते हैं तो उसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन किया जाता है। परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए, अभिकारक एवं उत्पाद दोनों उपस्थित होने चाहिए। तत्वों की भौतिक अवस्था को लिखना, जैसे ठोस के लिए लिखेंगे S, द्रव के लिए लिखेंगे लिक्विड, जल के लिए लिखेंगे AQ और गैस के लिए लिखेंगे G गैस। ओके दोस्तों, उसके बाद कंकाली समीकरण और संतुलित समीकरण। कंकाली समीकरण और संतुलित समीकरण। कंकाली समीकरण प्राय असंतुलित समीकरण होते हैं, किंतु कुछ समीकरण ऐसे भी होते हैं जिन्हें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं होती। वो कैसे हैं, S + O2 तो CO2 बन गया, S + O2 तो भी CO2 बन गया। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, अभिकारक। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें क्या कहते हैं हम, उत्पाद। उदाहरण से समझिए, उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना। रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण क्या है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसकी रंग में परिवर्तन हो जाता है, तापमान में परिवर्तन होता है और गैस का उत्सर्जन होता है। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित किस तरह किया जाता है वो आप देखिए। शब्द समीकरण जिंक + सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये क्या हो जाएगा, अभिकारक जिंक सल्फेट + हाइड्रोजन, ये एक उत्पाद है। इससे जो रासायनिक समीकरण बनेगी Zn + H2SO4, तो ये क्या हो जाएगा, ZnSO4 + H2। इसके बाद रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। उदाहरण, मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, 2mg + O2, तो क्या हो जाएगा, 2mgO। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश हो पाता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक होता है और उसके पश्चात क्या होता है, उत्पाद। पहले अभिकारक फिर उत्पाद। प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। चरणबद्ध संतुलित करना। जैसे Fe + H2O, ये क्या हो जाएगा, Fe3O4 + H2।
संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। जैसे Fe है लोहा, इसके अभिकारक परमाणु की संख्या कितनी है? 1। उत्पाद में परमाणु की संख्या कितनी है? 3। H हाइड्रोजन, अभिकारक में परमाणु की संख्या कितनी है? 2। और उत्पाद में परमाणु की संख्या कितनी है? 2। O ऑक्सीजन, अभिकारक में परमाणु की संख्या कितनी है? 1। और उत्पाद में परमाणु की संख्या कितनी है? 4। चरण 3, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की लगाकर उचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। Fe+4H2O, तो ये हो जाएगा Fe3+O4+H2। चरण 4 क्या हो जाएगा? सभी तत्वों के परमाणु को अभिकारक और उत्पाद क्या कर गुणांक लगाकर संतुलित करना है। 3Fe+4H2O, तो ये क्या हो जाएगा? Fe3O4+4H2O। इसके बाद क्या करते हैं? किसी समीकरण को संतुलित करने के लिए सभी तत्वों के परमाणु की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान रखनी चाहिए। चरण 5 में क्या होगा? चरण 5 में अभिकारक और उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखी जाती है। जैसे अगर कोई पदार्थ ठोस है तो उसे क्या लिखेंगे? अगर कोई पदार्थ ठोस है तो उसे क्या लिखेंगे हम? S से। अगर द्रव है तो लिक्विड, गैसीय अवस्था है तो गैस, जलीय विलयन है तो AQ। जैसे कि 3Fe+4H2O, तो ये हो जाए Fe3+4H2O। चरण 6 में क्या होगा? कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? अब ये देख लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया सबसे फर्स्ट। इस अभिक्रिया में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। उदाहरण के लिए क्या है? उदाहरण यह है कोयले का दहन, जैसे C+O2, तो क्या बन जाएगा? CO2। जल का निर्माण जैसे H2O, तो क्या हो जाएगा? O2, तो ये हो जाएगा 2H2O। CaO+H2O, तो क्या हो जाएगा? CaOH+H2, बिना बुझा चूना और बिना बुझा हुआ चूना। ओके दोस्तों, इसके बाद होती है फिर ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है वे क्या होती है? ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। प्राकृतिक गैस का दहन होता है इसमें CH4+O2, तो ये क्या हो जाएगा? CO2+2H2 ऊष्मा। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है C6H12O6, तो ये क्या बन जाएगा? 6O2 6CO2 6H2O+ ऊष्मा। इसके बाद क्या है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा? इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? कोई पदार्थ A है, वो 2 पदार्थों में टूट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? B+C। ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि फेरस सल्फेट 2FeSO4, इसमें ऊष्मा Fe2O3+SO2+SO3, तो ये क्या बन जाएगा? फेरिक ऑक्साइड। इसी प्रकार ये दिया है CaCO3 CaOS+CO2 2Pb+NO3+2 ऊष्मा 2PbO। विद्युत वियोजन, विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन, तो ये क्या हो जाएगा? 2H2O विद्युत धारा 2H2 गैस प्लस O2। तो ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है। प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन में क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, ये क्या होता है? प्रकाशीय वियोजन। वियोजन अभिक्रियाएं अधिकतर ऊष्माशोषी
वियोजन अभिक्रिया अधिकतर ऊष्माशोषी प्रकृति की होती है। इन अभिक्रिया में ऊर्जा सामान्यतः ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के रूप में अवशोषित हो जाती है। एग्जाम्पल क्या दिया है, 2AgCl, तो क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश, 2Ag प्लस Cl2, 2AgBr, सूर्य का प्रकाश, 2Ag प्लस Br2। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए क्या है, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धूसर रंग में बदल जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ बनाते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड का। इसके बाद आ जाती है हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होगा, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वे क्या होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसके बाद है दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो ये क्या है, Fe प्लस CuSO4, ये क्या हो गया, FeSO4 प्लस Cu। देखो ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है। ये लोहे की कील है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसमें एक कील डाल दी गई है। तो इसमें क्या होता है, लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है। CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो जाता है। इसके बाद है दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 क्या हो जाएगा, BaSO4 प्लस 2NaCl। बेरियम सल्फेट BaSO4 के सफेद अविलय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए हम इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। नोट, सभी द्विविस्थापन अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रियाएं नहीं होती है, ये भी नोट करने के। इसके बाद आ जाता है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वो क्या होता है, उपचयन। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया। C प्लस O2 तो क्या हो जाएगा, CO2, 2Cu प्लस O2 तो ये क्या हो जाएगा, CuO, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। इसके बाद क्या है, अपचयन। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो क्या है, अपचयन अभिक्रिया। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उपचयन, CuO प्लस H2 तो ये क्या होगा, Cu प्लस H2O। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव, हमारे जो दैनिक जीवन में उन उपचयन अभिक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव पड़ता है संरक्षण। जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर होकर संरक्षित हो जाती है। जो धातु की परत होती है उसमें ना जंग लग जाता है। लोहे की कील पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संरक्षण के उदाहरण हैं। इसके बाद यशलादेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संरक्षण में धातु को बचाया जा सकता है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता में क्या होता है,
वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचेत हो जाती है, जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। और विकृत गंधिता को रोकने के उपाय कौन कौन से हैं? प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग हमें करना चाहिए। वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखनी चाहिए हमें। और उसके बाद क्या है? वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करना चाहिए। और शीतलन यानी कि ठंडी जगह पर चीज़ों को रखनी चाहिए। तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। जब भी आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो तो आप इन्हें अच्छे से देखिए। ये सारे टॉपिक किस चैप्टर के कवर कर लिए गए हैं, तो इनसे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा एग्ज़ाम में। ये कम टाइम में रिवीजन के लिए वीडियो बनाई गई है, ताकि आपका कम से कम टाइम में रिवीजन हो सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।